नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान वाली सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक और नए कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और संभवतः आज के सेशन के बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट से हम फर्स्ट टॉपिक जो है आपका उससे आगे मूव कर जाएंगे। बेसिकली मैं सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ किस किस तरह से हमारी क्लासेस अभी फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होगा ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत संयोग और विवेक की उपज। कहने का अर्थ ये है कि क्या ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक की उपज है? दीर्घ और लघु त्रिप दोनों ही प्रकृति में ये प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सेपरेट प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली इस पर सेशन लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के महत्व को देखते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं एक सेपरेट सेशन इसमें ले रहा हूं। तो इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि दो कॉन्सेप्ट का आज सेशन होगा। एक कॉन्सेप्ट आपका तो यही होने वाला है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की उपज है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है पृथक्करण का, शक्ति पृथक्करण का, जो कि ब्रिटिश संविधान में दूर दूर तक कभी देखने को नहीं मिलती है ना। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ करके कंफ्यूज किया जाता है आप लोगों को। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझेंगे इसमें कि मामला क्या है, एक्चुअल में संयोग और विवेक की उपज क्यों कहा जा रहा है ब्रिटिश संविधान को, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजन है। ये सारी बातें, सारी चर्चाएं हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं। नए छात्र हो तो जान लेना आवश्यक है कि ये सेशन हमारा आज डे 4 होने जा रहा है। इससे पहले 3 सेशन हमारे हो चुके हैं। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं इन सेशनों के माध्यम से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही छात्र जो है यहाँ पर इसको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो तो मेरे द्वारा जो फ्री कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं यूट्यूब पर ही, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, वो सारे सब्जेक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उनके नोट्स भी उन्हीं लेक्चरों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। इसके अलावा कोई नए छात्र हैं जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा चैनल, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जो पूरे विश्वास के साथ में बोलते सभी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन शुरू से एंड तक फ्री बने रहे, ऐसा कोई चैनल। दोस्तों आप इस चैनल पर हो सकता है आप लंबे समय से ना हो, लेकिन जो छात्र लंबे समय से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं। पिछले 5 सालों से मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा रहा हूं और मैंने प्रारंभ में जब चैनल स्टार्ट किया था उसी समय बोला था कि लोधाजी क्लासेस पर आपसे कभी कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सो आज तक कभी नहीं लिया गया है और इसी प्रॉमिस के साथ में मैं प्रज्ञान पर भी आ रहा हूं, एवं आ चुका हूं। वहां पर भी आपसे किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। अभी मैं वहां सेशन स्टार्ट कर चुका हूं। रिवीजन सीरीज हमने पहले स्टार्ट की है ताकि हमें वहां पर उस रिवीजन सीरीज के माध्यम से कम 15,000 फैक्ट तैयार करने हैं। उसके बाद में डिटेल क्लासेस चालू होगी हर सब्जेक्ट की अल्टरनेटिव टाइप्स, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी के साथ में वहां पर क्लासेस में स्टार्ट किए। तो प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब पर एक नया चैनल है, प्रज्ञान हिंदी के नाम से जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और एक बार उसको विजिट करें कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, वहां पर क्या क्या क्लासेस हो चुकी है। बाकी सब कुछ समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं, कुछ समझदार है यार, इतनी हिंट काफी आप लोगों के लिए। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। तो ये पहला टॉपिक आज के सेशन के माध्यम से कवर हो जाएगा। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषता। तो चैप्टर बाय चैप्टर आपकी सभी क्लासेस चलने वाली है। चूंकि लेक्चर नंबर 4 आज होने जा रहा है तो अभी प्रारंभ स्टार्ट ही किया है, ठीक है ना। वो नए हो तो फिर इसको शुरू से देखना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले फंडे आपको सबको समझ आएगा। हाँ, 2 कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले थे आज। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की उपज है। हम इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश संविधान में शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण वैसे तो अगर देखा जाए ना तो नहीं है, किसी प्रकार से शक्तियों को पृथक नहीं किया गया है ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कहीं है न्यायपालिका के क्षेत्र में तो उस पर भी हम आके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। दोनों कॉन्सेप्ट में से पहले हम पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की उपज है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इन 2 शब्दों को समझ ले कि संयोग क्या होता है और विवेक क्या होता है। इन 2 शब्दों को समझना अति आवश्यक है ताकि आने वाला कंटेंट आपके लिए इजी हो जाए। संयोग का मतलब है कि ब्रिटेन का जो संविधान है
वह संयोग से निर्मित हुआ है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं घटी संयोगवश, कोइंसिडेंटली कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे ब्रिटेन का संविधान स्टेप बाय स्टेप बनता चला गया, निर्मित होता चला गया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी। वहीं आगे कहा गया विवेक की उपज है। विवेक दैट मीन्स यह है कि सिर्फ संयोग नहीं, साथ ही साथ में कुछ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भी कुछ ऐसी परंपराओं को, कुछ ऐसी परंपराएं जो चली आ रही थी उनको फिर से जीवित किया गया, या फिर उन परंपराओं में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके और उसे जनता के हित में बनाया गया। किसके बल पर? विवेक के बल पर, बुद्धिमत्ता के बल पर। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, चूंकि कुछ घटनाओं के घटित होने से संयोग बस तो निर्मित हुआ ही है, विकसित हुआ ही है, साथ ही साथ में वहां पर विवेक का भी प्रयोग किया गया है ब्रिटेन के संविधान के निर्माण में। इसीलिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग यहां किया जा रहा है। तो संयोग दैट मीन्स कि कोई अचानक घटने वाली घटना, और विवेक दैट मीन्स कि जहां पर बुद्धि का प्रयोग करके कोई परिवर्तन करना या कुछ चेंजेस लेकर आना संविधान में, है ना। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है, तो ये संयोग और विवेक दोनों की उपज है। इस बात को या इस तथ्य को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कुछ तथ्यों का सहारा लेकर के इसको बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि सबसे पहले अगर बात करें संयोग की कि कुछ घटनाओं में कुछ ऐसा है कि व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक जो स्वरूप है, व्यवस्थापिका मतलब समझ रहे ना आप लोग। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के व्यवस्थापिका जो है, हमारी व्यवस्थापिका में प्रमुख रूप से जो उसके सदन देखे गए हैं, लोकसभा राज्यसभा, 2 सदन होते हैं व्यवस्थापिका में। तो ये जो 2 सदनों वाला फंडा है ना, ये आया कहां से? तो दोस्तों ये ब्रिटेन से ही आया है। कहां से? ब्रिटेन से। इसीलिए प्रथम पॉइंट में कहा है कि व्यवस्थापिका का जो द्विसदनीय जो स्वरूप है, यह विश्व को ब्रिटेन ने ही दिया है। ब्रिटेन में इसका जन्म एक संयोग के रूप में हुआ, ऐसा कौन सा संयोग था कि व्यवस्थापिका के 2 सदन बन गए? तो ऐसी कोई घटना घटी थी 1295 में। क्या हुआ था भाई 1295 में? तो 1295 में भी हमेशा की तरह एक मतदान होना था संसद में, एक बैठक हुई, बैठक में एक मतदान होना था। कब? 12 है ना, 1295 में। उस बैठक में जो मतदान होना था वो 3 भागों में होना था। कौन कौन से 3 भाग में? एक भाग में पादरी थे, दूसरे में बैरन और तीसरे में नाइट अर्थात की नगरवासी नगरवासी। उन नाइट वाले इस पॉइंट में कौन होंगे? सामंत लोग, वहां के अमीर लोग, ठीक है, सामंत लोग। और नगरवासी जो अच्छे खासे लोग थे, सक्षम लोग थे। तो ये 3 पक्षों में मतदान होना था। लेकिन इस 1295 वाले मतदान में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गया संयोग से। क्या हुआ चेंजेस? कि इस मतदान में बैरन और पादरी एक साथ मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि बैरन और पादरियों के जो हित थे वो एक समान थे। उसी तरह से जो नाइट और नगरवासी थे ये भी एक साथ मिल गए। क्यों? क्योंकि इनके हित भी एक समान थे। तो बैरन, पादरी, नाइट और नगरवासी दोनों के एक साथ मिल जाने से क्या हुआ? यहां पर 2 पक्ष बनकर के तैयार हो गए। तो इस तरह से संसद, चूंकि संसद में ये बैठक थी, तो संसद में इस तरह से 2 सदन बनकर के तैयार हो गए। अब इसमें किसी ने बुद्धि नहीं लगाई थी, बल्कि ये संयोग से, इन सदनों का निर्माण संयोग से हुआ 1295 में। बात समझ आई ना? इसके अलावा हम एक और संयोग की बात कर ले, जैसे कि मंत्रिमंडल की बात कर ले, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की। तो यहां पर भी एक संयोग हुआ। आपने पिछले सेशनों में पढ़ा होगा कि जो हेनोवर वंश था उसके राजा विशेष रूप से अंग्रेजी नहीं जानते थे, और संसद के द्वारा ही उनको जो है कुर्सियां बदली जा रही थी। संसद के सदस्यों के द्वारा ही उनको स्थान दिया गया था, बेसिकली इन हेनोवर वंश के राजाओं को ब्रिटिश संसद में। तो इस कारण से हेनोवर वंश के राजाओं के समय में ब्रिटेन की जो कैबिनेट पद्धति थी, या कहे कि संसदीय पद्धति थी ना, उसका अच्छा खासा विकास हुआ था। तो प्रधानमंत्री, और उसी समय में प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। भाई क्यों हुआ? क्योंकि हेनोवर वंश के राजाओं, जैसा मैंने अभी कहा, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। और इंग्लैंड में चूंकि
यार उनकी तो मातृभाषा ही अंग्रेजी है ना। तो जब मंत्रिमंडल की जो बैठक चलती थी उसमें हेनोवर वंश के राजा जाते ही थे, और क्यों भी जाएंगे भाई, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती ही नहीं थी, तो उस बैठक में जाकर कर भी क्या लेंगे। लेकिन जो मुख्य स्थान था वो राजा का ही था, तो जब उनका बैठक में नहीं जाना और उस मंत्रिमंडल का या उस सभा में एक मुख्य स्थान, सबसे जो प्रमुख स्थान होता था उसका खाली रहना कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब सा लगता था। इस कारण से क्या हुआ कि जो मंत्री लोग थे ना, उन्हीं में से किसी ने, सभी ने मिलकर के एक व्यक्ति को चुना और उस पद पे बिठा दिया। तो धीरे धीरे उस पद पर बैठने वाला क्या बन गया, प्रधान बन गया, मंत्रियों का प्रधान, और वहीं से नाम आया प्रधानमंत्री शब्द का। बात समझ आई। तो प्रधानमंत्री पद का भी विकास वहीं से हुआ। ये सारी चीजें इंग्लैंड के अर्थात ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन के संविधान से निकली हुई बातें हैं। लोक सदन के प्रति मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जन्म और विकास भी यहीं से हुआ कि सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के और जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा तो चुनकर आते हैं मंत्री लोग। क्लियर हुआ। तो ये जो घटना घटी हुई ना, कौन कौन सी भाई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जो विकास वाली जो घटना है, ये भी संयोग है, किसी ने ऑन रिटर्न नहीं किया है, ऑन पेपर रिटर्न के माध्यम से नहीं किया है, किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था इसमें, बल्कि संयोग से ये घटनाएं घटित होती चली गई और संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये पद धीरे धीरे निर्मित होते चले गए। ठीक है। तो ब्रिटेन में अब जैसे हमने अभी संयोग की बात की है, तो चलिए आइए कुछ हम इसमें विवेक की भी बात कर ले। तो भाई इसको साथ ही साथ विवेक का शिशु भी तो कहा है कि बुद्धि के प्रयोग से भी यहां कुछ विकास हुआ है ब्रिटेन के संविधान में। तो क्या था वो, तो आइए जरा उस पर भी नजर डाल ले। जैसे कह सकते हैं कि लोक सदन का लोकतांत्रिकरण। लोक सदन तो संयोग से बन गया, लोक सदन तो संयोग से बन गया, जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि आते हैं, लोक सदन में बैठते हैं और सरकार चलाते हैं। चलिए ये तो ठीक था, लेकिन इस लोक सदन को लोकतांत्रिक बनाना, जनता के हित में कार्य करवाना, जनता के द्वारा चुनकर के इस लोकसभा में आना है, तो जो लोक सदन था इसको लोकतांत्रिक बनाने में कोई घटना नहीं घटित हुई थी, बल्कि ये दिमाग की उपज थी। इसी तरह से लार्ड सभा की शक्तियों को कम करना संसद के द्वारा की गई ना, क्योंकि संसद की शक्तियां सर्वोच्च होने लगी तो लार्ड सभा की शक्तियां अपने आप कम हो गई। इसी प्रकार से इसके अलावा कुछ सुधार अधिनियम आए, 1832 में आया, 1868 में आया, 1884 में आया, और भी कई आगे चल करके सुधार अधिनियम आए। उन सुधार अधिनियमों के द्वारा वयस्क मताधिकार का विस्तार करना, और ये वयस्क मताधिकार छोटी मोटी बात नहीं थी दोस्तों। आज आधी से ज्यादा दुनिया के द्वारा जो है ना लोकतंत्र स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, वयस्क मताधिकार की होती है। तो ये वयस्क मताधिकार वाला जो फंडा था, ये बुद्धिमत्ता की या कहे कि बुद्धि की ही उपज थी। इज इट क्लियर? तो इन तीन बिंदुओं के माध्यम से हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान था वो संयोग की उपज तो था ही था, साथ ही साथ में विवेक की भी उपज था। क्लियर है? चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है क्लियर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि ब्रिटिश संविधान में शक्ति का पृथक्करण है कि नहीं। तो यार पहले इस कॉन्सेप्ट को तो समझ ले, पृथक्करण का मामला क्या है। पृथक्करण का मामला कुछ और नहीं, अब अगर हम इंडिया को लेकर भारत को एग्जाम्पल लेते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था को एग्जाम्पल ले, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या भारत में शक्तियों का पृथक्करण है। एग्जैक्टली है, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां हैं, तो राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हैं। और ये शक्तियों की व्यवस्था है कहां पर, तो भाई ये संविधान के अंदर की कर दी गई है। केंद्र सरकार चाहकर भी मनमानी नहीं कर सकती, राज्यों से उनके अधिकार नहीं छीन सकती, राज्य भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। सबको अपनी अपनी शक्तियां दी गई। किसने दी है? संविधान ने दी है। कहां पर दी है? अनुसूची 7 में दे रखी है। किस नाम से दे रखी है? 3 अनुसूचियों के, 3 सूचियों के नाम से दे रखी। कौन कौन सी सूची? 3, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वही विषय है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में वो विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसी प्रकार से संवर्ती सूची में वो विषय है जिन पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। तो ये अलग विषय है, हम कभी जब भारतीय संविधान डिस्कस करेंगे तब मैं पूरी कहानी इसकी पूरी प्रारंभ से एंड तक की बताऊंगा। तो फिलहाल ये समझिए कि हमारे देश में अर्थात कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? शक्तियों का पृथक्करण उस राजनीतिक व्यवस्था में होता है जहां की शासन व्यवस्था संघात्मक ढांचे के आधार पर निर्मित हुई हो।
संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश, संघात्मक शासन व्यवस्था जिस देश में होगी वहीं पर शक्तियों का पृथक्करण होता है। अन्यथा ये जिस देश की शासन व्यवस्था एकात्मक होती है वहां शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। और चूंकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक है, एकात्मक, संघात्मक नहीं है। और उम्मीद करता हूं ये एकात्मक या संघात्मक वाले जो तथ्य हैं इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। नहीं होना तो आप तो किताब में पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए यार, ठीक है, इसको मैं बहुत पहले समझा चुका हूं। चलिए, तो अब हम जरा देखते हैं शक्तियों का पृथक्करण। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में बोल दूं कोई शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत है, तो जरा उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण संबंधी प्रश्न पर भी बड़ा विवाद बना हुआ है। यहां पर एक परिभाषा थोड़ा बहुत कुछ क्लियर कर देती है ओक और जिंक साहब की। क्या बोलते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहां आंशिक रूप से लागू हुआ है, आंशिक रूप से, जिसका प्रयोग केवल न्यायपालिका के विषय में हो सकता है। मतलब आप यहां से ये समझ लीजिए, अगर हम जिंक साहब की अगर परिभाषा को मान के चले तो हम ये मान सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को छोड़ करके और कहीं भी शक्ति पृथक्करण की चर्चा नहीं हो सकती। और इस बात को जांचने के लिए हम यहाँ के हर एक पहलू को टच करेंगे। जैसे कि सबसे पहले चलिए इसमें हम सम्राट को ले लेते हैं, किंग को। एक बड़ा पद है भाई किंग का। तो ब्रिटेन में राजा या रानी का प्रशासक जो राजा या रानी होते हैं ये प्रशासन के अध्यक्ष तो होते ही है, साथ में ये न्यायपालिका के भी अध्यक्ष होते हैं। ब्रिटेन के राजा रानी जो भी है ये प्रशासन के अध्यक्ष होने के साथ में न्यायपालिका के भी अध्यक्ष होते हैं। व्यवस्था और साथ ही व्यवस्थापिका के भी अंग होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो किंग होते हैं इनकी संवैधानिक जो स्थिति होती है वो असाधारण होती है। असाधारण इसलिए कहा गया क्योंकि ये वंशानुगत होती है, ये वंशानुगत होती है। तो यहां पर तो कोई शक्तियों के पृथक्करण का चांस ही नहीं बनता है। आगे बात करें लॉर्ड चांसलर की। लॉर्ड चांसलर की ये कौन होता है यार? तो ये कैबिनेट का सदस्य भी होता है, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष भी होता है, न्यायपालिका का प्रधान भी होता है। एक तरह से आप इसको किंग ही समझ सकते हो, लेकिन लॉर्ड चांसलर के नाम से जानोगे इसको। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर के पद में तीनों शक्तियां संयुक्त रूप से विद्यमान होती है। इन शक्तियों का प्रयोग लॉर्ड चांसलर ही करता है। कैबिनेट का सदस्य होता है, हालांकि ज्यादा महत्व नहीं होता इसका, फिर भी होता है। लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र के संवैधानिक संस्था है, ठीक है, कोई बात नहीं। न्यायपालिका का प्रधान होता है, ठीक है, इस स्तर पर अच्छे खासे अधिकार इनके पास में होते हैं। इसके अलावा चलिए मंत्रिमंडल को देख लेते हैं, कैबिनेट को देख लेते हैं। तो भाई कैबिनेट में वो सभी मंत्री आते हैं जो परंपरा के अनुसार संसद के किसी सदन के सदस्य होते हैं। संसद के किसी सदन के सिंपल सी कहानी है, जो जनता के द्वारा चुन करके आएंगे वही तो मंत्री होंगे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार क्राउन का कोई भी मंत्री व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? यहां पर लॉर्ड चांसलर जो कैबिनेट का सदस्य होता है ना, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, कैबिनेट का सदस्य। यहां पर मंत्रिमंडल का जो मेन होता है ना, यहां पर इसमें शामिल नहीं होगा, ये व्यवस्थापिका में शामिल नहीं होगा। जो कानून बनाने का काम करते उसका सदस्य नहीं होगा। यह कैबिनेट और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से संबंधित अवश्य रहती है। समझिएगा, यहां पर लॉर्ड चांसलर कहे या आप क्राउन कह दे, इनका कोई भी सदस्य यहां पर कैबिनेट में आएंगे जरूर, लेकिन ये व्यवस्थापिका का हिस्सा नहीं हो सकते। व्यवस्थापिका का हिस्सा वही होगा जो जनता के द्वारा चुन करके आया होगा। तो कैबिनेट और व्यवस्थापिका ये दोनों अलग अलग संस्थाएं होने के साथ में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती। इनके आपसी संबंधों को अगर हम देखें तो भागीदारी कह सकते हैं। कैबिनेट और व्यवस्थापिका को हम भागीदारी कह सकते हैं, पृथक्करण नहीं कह सकते कि इनमें शक्तियों का पृथक्करण है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर भी पृथक्करण के मामले में शून्य पर आ जाते हैं। शून्य भागीदारी है, माफ कीजिएगा, शून्य पृथक्करण है शक्तियों का। इसके अलावा मंत्रियों की चर्चा कर ले तो मंत्रीगण जो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापिका से सत्ता ग्रहण करके स्वतंत्र रूप से कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। इसके अलावा कुछ अधिनियम ऐसे भी होते हैं जो मंत्रियों को न्यायिक और अर्ध न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति प्रदान करते हैं। यह स्थिति न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका के प्रवेश का प्रमाण है। मंत्रीगण कार्यपालिका का निर्माण करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे भाई? इनको पावर कहां से मिलेगी? व्यवस्थापिका से।
व्यवस्थापिका से इनको शक्ति मिलेगी तो ये कार्यपालिका का निर्माण करेंगे और इसके अलावा कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं जो मंत्रियों को न्यायिक और अर्ध न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति देते हैं। इन्हीं में से मंत्री कुछ ऐसे होते हैं। अब यहां एक पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। इन मंत्रियों को शक्ति कहां से मिलती है? व्यवस्थापिका से। काय के लिए? कार्यपालिका का निर्माण करने के लिए, समझिएगा। तो ये अधिनियम बनाते समय या कुछ नियम बनाते समय कुछ ऐसे नियम भी बना बैठते हैं जिससे जाने अनजाने में न्यायिक कर्तव्य या न्यायिक कार्य हो जाते हैं। जो कार्य न्यायपालिका का था उसे ये मंत्री लोग भी कर बैठते हैं। तो इसीलिए हमने प्रारंभिक बिंदु में इसीलिए कहा था कि अगर ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में कहीं पर भी शक्तियों का पृथक्करण है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखने को मिलेगा? न्यायपालिका के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका को छोड़ दें तो बाकी और कहीं पर आपको शक्तियों का पृथक्करण देखने को नहीं मिलेगा। लार्ड सभा को जरा देख लीजिए। लार्ड सभा संसद का क्या है? उच्च सदन है, जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा है, ठीक है। तो ब्रिटेन की लार्ड सभा संसद का उच्च सदन है। लार्ड सभा व्यवस्थापिका का एक निर्माणक अंग भी है और साथ ही सभी दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। तो लार्ड सभा का महत्व है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि महत्व नहीं है। लार्ड सभा का महत्व है, लेकिन किस रूप में है? ओनली न्यायिक क्षेत्र में, अर्थात कि न्यायालय के रूप में। तो अंतिम न्यायालय कौन सा होगा? लार्ड सभा, ब्रिटिश संविधान का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो लोक सदन की बात करें तो लोक सदन, देखिए, दो सदन, जैसे मैंने बताया था आपको, दो सदन का निर्माण हुआ, घटना के माध्यम से हुआ, लेकिन दो सदनों का निर्माण हुआ था, लोक सदन और लार्ड सदन, ठीक है। तो लार्ड सभा जो कि डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कहते हैं आप, ब्रिटेन के क्राउन या राजा के अंडर में होती है। लोक सदन जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वो कानून बनाते जाकर के। एक कहावत है ब्रिटेन के संविधान को लेकर के, ब्रिटेन की संसद को लेकर के, और वो सच भी है। ब्रिटेन की संसद को लेकर कहावत है कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सारे कार्य कर सकती है। अब समझ जाइए, यहां पर जब ये वाक्य बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटेन में उसकी संसद के अलावा, या कहें कि संसद से ज्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य को यहां पर देख लीजिए, इंडिया में अप्लाई कर दीजिए, भारत में अप्लाई करेंगे तो यहां पर संसद अपनी जगह, सर्वोच्च न्यायालय अपने स्थान पर। बात समझ आ रही? तो यहां पर शक्तियों का टकराव कहां होता है? संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में। क्यों? क्योंकि न तो यहां सर्वोच्च संसद हो सकती है और ना सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। तो यह सर्वोच्च कौन है? यहां सर्वोच्च कौन है? संविधान है। और संविधान को ताकत कहां से मिलती है? जनता से। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन होगा? यहां की ब्रिटेन की संसद होगी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात लोक सदन मुख्यतः एक विधायी निकाय होता है। विधायी निकाय मतलब कानून का निर्माण करने वाला निकाय होता है। व्यवस्थापिका का सबसे शक्तिशाली अंग होता है, इसलिए सदन की अवमानना के मामले में वह लार्ड सभा पर डिपेंड नहीं होगा कि अगर किसी ने लोक सदन की अवमानना कर दी। अवमानना मतलब कि उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया, है ना, उसके नियमों को भंग कर दिया, तो ऐसी अवस्था में वो लार्ड सभा के पास नहीं जाएगा न्याय मांगने के लिए, वो खुद भी न्याय कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप न्यायपालिका को देख लीजिए तो ब्रिटिश संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को व्यवहार में पूर्ण पृथक्करण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब यहां पर भी देखिए, न्यायपालिका के मामले में थोड़ा बहुत शक्ति का पृथक्करण देखने को जरूर मिलता है, लेकिन पूर्ण पृथक्करण हम यहां पर भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर न्यायाधीशों को पद से विमुक्त किया जा सकता है। अगर यहां की न्यायपालिका को पूरी शक्ति प्राप्त होती तो शक्तियों का वास्तविक पृथक्करण हो जाता कि कुछ शक्तियां ब्रिटिश संसद के पास और कुछ शक्तियां न्यायपालिका के पास। लेकिन यहां पर जैसे ही ब्रिटेन की न्यायपालिका के द्वारा कोई ऐसा निर्णय दिया गया जो वहां के संसद में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं आया ना, तो वो उस न्यायाधीश को ही बदल देंगे। निर्णय को बदलने की जरूरत नहीं है, न्यायाधीशों को ही बदल देंगे। वो चाहे तो सारे न्यायाधीशों को बदल सकते,
तो इस कारण से क्या होता है कि जो ब्रिटेन के न्यायाधीश है ना, वो संसद के दबाव में आकर के कार्य करते हैं। तो यहां पर भी हम शक्ति का पृथक्करण कैसे मानेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नियमों का निर्माण संसदीय अधिनियम के द्वारा कर दिया जाता। देखिए यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कर ही रही संसद, साथ ही साथ में संसद कुछ ऐसे अधिनियम भी बना देती है जो न्यायाधीशों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा सामान्य कानून का विकास करते हैं। इस प्रकार न्यायालय अप्रत्यक्ष रूप से विधायन कार्य की शक्ति प्राप्त। देखिए सब कुछ है, शक्ति पृथक्करण का तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की बड़ी विशेषता है और वो है उसकी परंपरा है। जो प्राचीन समय से उसकी परंपराएं चली आ रही है, वो आज भी उन्हीं परंपराओं को फॉलो करता है और उस परंपरा के आधार पर वो रिस्पेक्ट करता है। लॉर्ड सभा की अर्थात की सर्वोच्च न्यायालय की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो उसके कार्य में टांग नहीं अड़ाता, ये इसके कार्य में टांग नहीं अड़ाते। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय संसद की और संसद सर्वोच्च न्यायालय की। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो, संसद ऐसे मामलों पर विवाद नहीं करती जो किसी न्यायाधीश के विचाराधीन हो, और उसी तरह से क्राउन के मंत्री भी न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह लागू ना होने पर भी सरकार तीनों अंगों में सत्ता का विभाजन देखने को मिलता है और बाइज्जत मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दोनों कॉन्सेप्टों को सेपरेटली समझा। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की। नेक्स्ट सेशन बहुत ज्यादा, या कहें कि जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले सेशन में जो भी इंपॉर्टेंस होंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।